Topic is ecology and international business. It can be ecological concentration in globalization. It can be effect of international business on ecology. It can be effect of international business on ecosystem. ये सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं. तो व्हेनेवर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उस वक्त आपको क्या आंसर करना है, दैट विल स्टडी इन दिस टॉपिक. तो इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब क्या है? द इकोसिस्टम वेयर वी लिव, और जो हमारा हैबिटेट है बेसिकली, और उसी हैबिटेट से हमें सब कुछ मिलता है. जो भी हमारा सारा नेचुरल रिसोर्स है हमें उसी हैबिटेट से मिलता है. हमारा हैबिटेट ही हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हम रहते हैं. और ऐसे आप अगर लिटरली बोलेंगे तो आर अर्थ, तो हमारे अर्थ को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या इफेक्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस से, बेसिकली हम यही पढ़ते हैं. तो जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बार ऐसा हो सकता है या फिर बार बार ऐसे इल्जाम लगते आए हैं इंटरनेशनल बिजनेस में कि वो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है. ये बहुत बार ये सवाल बहुत बार उठा है, और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम लोग को जानना है. तो जब भी आप इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो डेवलपमेंट और इकोलॉजी दोनों जो चीज है ना, वो हमेशा अपने वाइस वर्सा चलती है. मतलब अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, बहुत डेवलपमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा. आपको पेड़ काटने ही पड़ेंगे. आपको अगर फैक्ट्री बनानी है तो कहाँ से? अपना हवा में तो नहीं बना लोगे ना, तो आपको जमीन चाहिए ही चाहिए. तो वो जमीन जो चाहिए, तो उसके लिए अगेन यू आर गोइंग टू कट ऑल द ट्रीज एंड ऑल. आपको जमीन के अंदर से, माइंस में से आपको नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है. तो ये रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है या जो नेचुरल रिसोर्सेज आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ऑब्वियसली उसके लिए आपको बहुत बार एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो जंगल है उसको नुकसान पहुंचाना ही पड़ता है. जब आप जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा वाटर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खत्म हो जाता है. और जब भी आप जो लैंड है अगर उसका डिग्रेडेशन करेंगे तो सारे फैक्टर्स, आपको पता है जो पूरा हमारा जो बायो सिस्टम है ये पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड है. कोई भी चीज एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं करती. सिंपल अगर आप वाटर साइकिल देख ले, ऑक्सीजन साइकिल देख ले, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है. तो अगर आप किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाएंगे जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में से आता है, जो इकोलॉजी का हिस्सा है, अगर आप किसी को भी ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं ऑटोमेटिकली खराब होने लगती हैं, वो डिग्रेड होने लगती हैं. और ऐसा कंडीशन हो सकता है कि कई बार वो चीजें एक्सटेंशन पे चली जाए. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें उसकी इतनी कमी हो जाए, अगर हम सस्टेनेबली उसका यूज नहीं कर रहे तो बहुत बार उसकी इतनी कमी हो जाती है कि फिर वो नेचुरल रिसोर्स को पाने के लिए हमको सारा अपना जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उससे बैक जाना पड़ता है. तो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बार ये ऐसा होता आया है कि लोग कहते हैं कि जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं एक दूसरे कंट्री के साथ, हम सिर्फ अपनी कंट्री नहीं, हम एक दूसरे कंट्रीज के साथ भी जाकर के काम करें, तो ऑब्वियसली हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा अपने नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. और बहुत बार ऐसे होता है कि जो कोई लेस डेवलप्ड कंट्री होती है या अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, वो दूसरे कंट्री को अपने यहाँ पे इनवाइट करती है, दूसरे कंट्री से बिजनेसेस जब इनवाइट करती है तो बहुत बार बहुत इजी रूल एंड रेगुलेशन रखती है अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए. बहुत बार वो एकदम बिल्कुल छोड़ देती है कि नहीं ठीक है, तुमको जहां भी माइंस बनाना है, जो करना है, जितने जंगल काटने हैं काट लो, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको डेवलपमेंट चाहिए. तो ह्यूमन के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो होता है उसका रोड, उसके लिए अच्छे घर, उसकी फैक्ट्रीज, ये सारे डेवलपमेंट है. तो जो भी कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा. तो ऐसा होता है इंटरनेशनल ट्रेड में कि कोई एक कंट्री, और जब भी जैसे कोई भी कंट्री में जब भी थोड़ा सा भी इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, उसके बाद वहां की जो गवर्नमेंट होती है उसको ध्यान आता है कि नहीं भाई हमारे ओजोन में छेद हो रहा है, तो अब हमको क्या करना है, हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. तो वो क्या करते हैं, फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि भैया ये हमारा ऐसा जोन है जहां पे आप किसी भी तरह की ग्रेजिंग नहीं कर सकते, कहीं पे भी माइनिंग नहीं कर सकते, ये जंगल हमारा प्रोटेक्टेड है, आप इसको काट नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हमने जो इनिशियली
जो हमारे लिए वो क्या था कि हमने डेवलपमेंट के नाम पे जो भी इतनी मतलब जो गंदगी मचा दी, जो पेड़ वेड़ काट दिए, आखिरकार वो फिर हमें बाउंस बैक करने लगता है। और वो बाउंस बैक होता है जैसे ओजोन में छेद, अमेरिका इज एन एग्जाम्पल कि ओजोन का डिप्लीशन हो गया वहां पे, तो डिप्लीशन होने से यूवी का रेडिएशन बढ़ गया, यूवी रेडिएशन से कैंसर बढ़ गया, और कैंसर का रेट पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो जब एक कंट्री में कोई कंपनी अगर काम करती है और उसको लगने लगता है कि नहीं हमारे यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है वो काफी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हम अपने यहाँ पे माइंस नहीं बना सकते, तो हमको किसी दूसरे कंट्री में चले जाना चाहिए जहाँ पे थोड़ा लिबरलाइज्ड हो, जहां पे लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड प्रमोट्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जहां पे लोगों को पहले डेवलपमेंट चाहिए, बाद में उनको चाहिए कि मेरा जंगल बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम फिर वहां से वहां मूव कर जाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बार इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने के लिए, बहुत बार नेचुरल रिसोर्सेज पाने के लिए कंट्रीज, जो कंपनीज होती है कंट्री टू कंट्री मूव करती है, और अपने यहाँ भी अपने कंट्री को तो नुकसान पहुंचा लिया, अब हम दूसरी कंट्री को जाते हैं वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे। और ऐसा पूरे वर्ल्ड में होता आया और ये हमेशा होता रहा है। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या होता है, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, और ये जो नुकसान होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। ओहो, यहाँ तो लोग ही आने खत्म नहीं होते। ठीक है, तो we'll first see what are the direct effect. Direct effect is in order to avoid the cost of complying with the higher environmental standards in home countries, multinationals shift production to developing countries where environmental standards are less stringent. जहां पे भी जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री होती है वहां पे क्या होता है, इन्वायरमेंटल लॉज जो होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े कम स्ट्रिक्ट होते हैं। वहां पे आप थोड़ा रूल रेगुलेशन तोड़ सकते हैं, बिकॉज व्हाट दे वांट मनी, दे वांट डेवलपमेंट, दे वांट थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंट्री में जब मूव करती है तो ऑब्वियसली उस कंट्री में क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा कि वहां के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। वहां पे वो कंट्री में जब वो काम करती है तो वहां पे जो टैक्सेस, जो रिसोर्सेज मिलते थे उस गवर्नमेंट को, वहां से कम होकर के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी कंट्री में। तो दिस इज अ डायरेक्ट इफेक्ट जो कि वहां और वहां के लोगों पर होता है। लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट पूरा इन्वायरमेंट के ऊपर हो सकता है। और इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट का लॉस तो होता है, जॉब का लॉस तो होता ही है। और जब किसी कंट्री को लगने लगता है कि नहीं हमारे यहाँ पे इस सारे लॉसेस करने से, या फिर अगर हम किसी कंपनी को अगर थोड़ा रूल रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो अगर मूव कर जाएंगे हमारे कंट्री से तो हमारा बहुत नुकसान होने लगेगा। तो उस केस में क्या होता है कि कंट्रीज बहुत बार अपने रूल रेगुलेशन को थोड़ा रिलैक्स करने लगती है, और जैसे ही रिलैक्स करना स्टार्ट करेगी वैसे ही वहां पे वापस से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। काइंडली म्यूट योर फोन, whoever is not on mute mode, kindly mute the phone. खूब भालो तबले का जो था वो तो खड़ा हो रहा है, वो क्लैरिटी टन 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 करके तबले का एक बोल, kindly mute the phone. Yes. So we were at what are the different effects. तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो वहां के इन्वायरमेंटल मतलब रिसोर्सेज को नुकसान होता है, वहां पे लोगों को काफी ज्यादा जो जॉब, टैक्सेस, इन सब का नुकसान होता ही होता है। लेकिन अदर इफेक्ट्स क्या क्या है कि रैपिड एंड इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता जाता है। जैसे मान लीजिए आप जितने ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है खासकर, उतना ही ज्यादा सी रूट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगता है। तो जितना ज्यादा सी रूट का इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा। हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हवाई जहाज का इस्तेमाल करके या फिर जो शिप्स रहते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दोनों केस में जो फ्यूल का कंजम्पशन होता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
और जैसे ही फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ता है तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है ऑयल, उसके ऊपर काफी प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब भी वो फ्यूल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस कंजम्पशन के साथ साथ क्या होगा कि कभी भी फ्यूल का जो टोटल कंबशन तो होता नहीं है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, SO2, NO2 सबका रिलीज होगा, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाइट्रोजन और सल्फर एयर में आएंगे, उससे सीधा ग्रीन हाउस इफेक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिससे अल्टीमेटली ओजोन का डिप्लेशन होने लगता है। तो उस केस में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो बहुत सारा होता है, पोल्यूशन बहुत सारा होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, फर्म्स हैव टू कंट्रोल कॉस्ट, और वो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं, बहुत बार इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो भी होते हैं उससे कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। जब भी कोई कंपनी बहुत मतलब उसका कंपटीशन, अगर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट सबके लिए अगर खोल देते हैं, डोमेस्टिक नहीं रहता, आपको इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी compete करनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप अपना जो प्राइसेस है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, अपने कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। तो जब आप कॉस्ट कंट्रोल करते हैं तो बहुत बार कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में बहुत सारा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होता है जिसको के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आपके फैक्ट्री में जो फैक्ट्रीज एक्ट है, जो एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है इंडिया में, उसमें रूल है कि आप वाटर को प्रोसेस करके फर्स्ट लेवल उसका फिल्टरेशन करके ही उसको किसी नदी नाले समंदर में बहाएंगे। लेकिन हमको कॉस्ट कम करना है, हम ऐसे ही बहा दिए, और जो इन्वायरमेंटल ऑफिसर है उस एरिया का, उसको पैसे दे दिए। ठीक है, जो कि होता है और हर एक डेवलपिंग कंट्री में ऐसा होता है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत बार होता है कि हम सेफ्टी रूल्स को भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन जो यहाँ पे होता है झारखंड में, वहाँ आपका जो ये एरिया है सिंहभूम का एरिया है, सिंहभूम के एरिया में जो भी माइनिंग होती है, या फिर आप माइका देख लीजिए, माइका का एक्सट्रैक्शन जहाँ पे भी हो रहा है, तो माइका का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं लिए जा रहे। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है काफी ज्यादा, तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी बस एक्सट्रैक्ट करते जाओ और भेजते जाओ। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नलिटीज, जो कि बिजनेस में हम रखते हैं, वो बहुत बार ओवरलुक कर दिए जाते हैं। ठीक है, कि हमने इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसके बारे में हमारी ऑडिट टीम बहुत बार हमें माफ कर देती है कि अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमारा ये इसका तो कॉस्ट तो कम आ रहा है ना। तो इन सबको देख करके ऐसा महसूस हुआ WTO को कि हम इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते रहे ऐसा ही। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि सारी चीजें कंट्रोल में आ सके या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में हम इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख सकें, उसके लिए 26 प्रिंसिपल्स का स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर 1972 में, जिसमें कि 26 प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। 26 प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम को हमें कैसे बचा के रखना है, कैसे संभाल के रखना है, कैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को कैसे हम यूटिलाइज करें कि वो सस्टेनेबल रहे, और जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्सेज है उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को थोड़ा कम डिप्लीट होने से बचा सके, मतलब उसको उसको प्रिजर्व करें, सस्टेनेबल रखें, और जो हमारा शिफ्ट होना चाहिए वो हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर होना चाहिए, सन के ऊपर होना चाहिए, सोलर रिसोर्सेज जैसे है वैसी चीजों पर, ताकि हम कम से कम इन्वायरमेंट का नुकसान पहुंचा सके। तो देयर वर 26 प्रिंसिपल्स, उसको शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिखा है, आप उसको एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फाउना, ये सब EVS में पढ़ा है, ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा है और इसको हमको सेफगार्ड करना है ऐसा, ताकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए काम में आए। मतलब कि पहला चीज है सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी सस्टेनेबल, आप जो भी करिए वो सब सस्टेनेबल होना चाहिए, एंड दैट इज द बेसिक रूल। आप कोई भी चीज को इतना नहीं खा लीजिए कि वापस से कभी खा ही ना पाए। तो सस्टेनेबल होना चाहिए, आप भी यूज करें, आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ें। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आप पेट्रोल इतना इस्तेमाल कर लें कि आपसे आने वाली आपके 30 साल 40 साल वाली बाद वाली जनरेशन है, वो बोलती है अच्छा 40 साल पहले गाड़ियां पेट्रोल से चला करती थी। तो इट शुड नॉट बी अ स्टोरी फॉर देम, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल इस्तेमाल करें। उसके बाद जो अर्थ की कैपेसिटी होती है रिन्यूएबल सोर्सेस को
मेंटेन करने की, उसको आप ऐसे करते जाएं, ऐसा इस्तेमाल करें कि उसका रेस्टोरेशन होता रहे और उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, जिसके लिए हर जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में, जो भी WTO का हिस्सा है, वो हर एक कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसीलिए है बिकॉज वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स फॉर अस। हम उसे रिन्यू करके वापस से यूजेबल बना सके, उसको वापस से अगर हम रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो रेस्टोरेशन, वाटर टेबल रेस्टोर हो जाता है। और वाटर टेबल को रेस्टोर करेंगे तभी पानी ऐसा बचेगा कि हम पी सके, बिकॉज जितना भी पानी हमारे पास अवेलेबल है, बहुत पानी है हमारे पास, लेकिन हम उसको पी नहीं सकते। ओनली 1% ऑफ वाटर कैन बी कंज्यूम्ड। तो ये रेस्टोरेशन होगा तभी वो कंज्यूमेबल वाटर हम वापस से पा सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जाना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली अफेयर हो सकता है। थर्ड थिंग इज, जितने भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसको हम ऐसे इंप्लॉय करें ताकि हम उसको फ्यूचर एग्जॉस्शन, मतलब उसको एग्जॉस्ट नहीं कर दे। सस्टेनेबिलिटी इज अ की रूल, सस्टेनेबली उसको यूज करना है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को भी। स्टेट शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द सी। समंदर का में जो है ना, समंदर को बचा के रखना है। समंदर को इसलिए बचा के रखना है, सी को क्यों बचा के रखना है? बिकॉज क्या है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए 90% ऑफ द टाइम हम सी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक कंट्री से दूसरी जगह पहुंचाना, जो कि बेसिक थिंग है इंटरनेशनल ट्रेड में, कि आपकी कंट्री से हमको दूसरी कंट्री में जाना है। तो ये इसके लिए सबसे सस्ता जो रास्ता है हमारे लिए वो सी है, समंदर है। और अगर आप समंदर को खराब कर देंगे, इतना पोल्यूट कर देंगे, तो वहां पे बहुत बार ऐसा होगा कि जो शिप्स हैं वो फंस सकती हैं, वहां हजार हो सकता है, मरीन लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कि फिर आपको ही अल्टीमेटली आपको ही नुकसान झेलना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज, yes, for developing countries, stability of prices and adequate earning of primary commodities and raw materials are essential to the environmental management. So since economic factor as well as ecological processes must be taken into account, कोई भी चीज, कोई भी रॉ मटेरियल को इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि उसके प्राइसेस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो लोहा है, मान लीजिए पर टन उसकी कीमत है 6800 रुपीज, ठीक है? तो 6800 रुपीज में अगर हम यहाँ इंडिया में बेच रहे हैं, मतलब समझ लीजिए $100 उसकी प्राइस है एक टन लोहे की इंडिया में, और वही चीज अगर मान लीजिए कि चाइना में हमको वही चीज $10 में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया में कोई नहीं आएगा खरीदने के लिए, वो चाइना चला जाएगा। या नाइजीरिया में वही चीज मान लीजिए $3 में मिल रहा है, तो कोई भी इंडिया या चाइना क्यों आएगा, वो सीधा नाइजीरिया चला जाएगा। तो आपको प्राइसेस को इस हिसाब से, रॉ मटेरियल को इस हिसाब से, इंटरनेशनल ट्रेड में जो कमोडिटीज हैं उसके इस हिसाब से मैनेज करना है कि प्राइस फ्लक्चुएशन और इकोनॉमिक कंडीशंस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े। क्योंकि जैसे ही अगर नाइजीरिया में $3 में अगर एक टन लोहा बेचना स्टार्ट किया, तो सारी की सारी कंपनियां चली जाएंगी नाइजीरिया, और वहां पे एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा होगा कि हो सकता है कि 1-2 साल में वहां पे सारा का सारा जितना भी हेमाटाइट है वो पूरा के पूरा खत्म हो जाए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। रिसोर्सेज शुड बी मेड अवेलेबल टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट, taking into account the circumstances and particular requirement of developing countries and any cost which may emanate from their incorporating environmental safeguards. हमको जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसका ये भी ध्यान रखना है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हो कि वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक रख सके, वो अपनी डेवलपमेंट का भी काम कर सके। ऐसा भी नहीं कर देना है कि भैया हमने पूरा ही का पूरा रोक लगा दिया, अब कोई भी कहीं पे भी माइनिंग नहीं करेगा, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो फिर कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगी। जैसा कि बहुत सारे जो भी रिच कंट्रीज हैं, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, उन लोगों ने बहुत बार ट्राई किया है कि हमने सारा का सारा न्यूक्लियर वेपन बना लिया, हमने न्यूक्लियर प्लांट बना लिया, उसके बाद हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेके आ गए कि भाई अब से कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ठीक है? जैसे घर में बड़े वाले भैया कि भैया हम तो सब कुछ खा पी लिए, अब से आगे कोई खाएगा ही नहीं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं हो। आपको जो भी रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि वो नॉन सस्टेनेबल हो जाए।
उसको सस्टेनेबली यूज करना है, और डेवलपिंग कंट्रीज को चांस मिलना चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट थिंग इज, जो भी आप एसेंशियल टूल्स हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट पे आपको ध्यान देना है, उसको आपको करना है। And states have, in accordance with the Charter of United Nations and principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources. आपके पास जो द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वो आपको परमिशन देता है कि जो भी कंट्री है वो अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने के लिए फ्री है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप उसको इतना डैमेज ना कर दें कि वो किसी और स्टेट को, मतलब किसी और कंट्री को वो नुकसान पहुंचाए। स्टेट्स का मतलब हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड में स्टेट इज अ कंट्री। ठीक है, तो आप कंट्रीज अपने यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए फ्री है, लेकिन आप जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। एंड स्टेट शैल कोऑपरेट टू डेवलप the international law regarding further liability and compensation for the victim of pollution and other environmental damages. और अगर किसी भी तरह का पोल्यूशन, कोई भी नेचुरल हजार्ड या फिर किसी भी तरह का पोल्यूटेंट की वजह से किसी का भी कोई हजार्ड होता है, तो उसका कॉम्पनसेशन इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए, जिसमें कि उसका कॉम्पनसेशन कैसे हो सके। जैसे कि आपका आइसोसाइनाइड का केस जो हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो दैट वाज अ डिजास्टर। ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमने वहां पे जो ठीक से सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए। तो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए तो ह्यूमन को तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा, आसपास का जितना भी इकोसिस्टम है सबको नुकसान पहुंचा है। तो ये इस तरह की अगर कोई भी एक्टिविटी कभी भी होती है तो उसका भी पूरा इंटरनेशनल लॉ है, जिसमें कि वो स्टेट्स को कोऑपरेट करना चाहिए कि अगर गलती हुई है तो भाई मानो, उसको कॉम्पनसेशन दो। अगर गलती नहीं हुई है तो जिससे गलती हुई है उसको ढूंढो एंड कॉम्पनसेट द केस। सो दिस वाज ऑल द मैटर ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा मैन एंड हिज एनवायरनमेंट मस्ट बी स्पेयर्ड द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल अदर मीन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। किसी भी तरह के मास डिस्ट्रक्शन को प्रमोट नहीं करना है, न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट नहीं करना है। हम मतलब जितने भी कंट्रीज हैं वो मल्टीलैटरल बाइलैटरल अग्रीमेंट करें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की, किस बेसिस पे कि वो किसी भी तरह की ऐसी चीज ना करें जिससे कि इन्वायरमेंट को एडवर्स इफेक्ट हो, किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट हो, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, इस तरह की कोई भी ट्रीटी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसी ट्रीटीज होनी चाहिए जिससे कि हम इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने की कोशिश करें, हम प्रमोट करें ऐसी चीजों को जिससे कि environment protected rahe. So this is all about ecology and where it is, yeah. ओके, अब आप लोग अनम्यूट कर सकती हैं और अब जिसको जो पूछना है वो पूछ सकती हैं।